फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। आज करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इससे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया गया है, इसमें समझाया है रिलेशन बिटवीन फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पे कितनी फोर्स अप्लाइड हो रही है और उस फोर्स से उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स अस ए रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। ठीक है, व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए जब भी एक फोर्स एक्ट करती है किसी भी बॉडी पर तो वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो पहले से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल हो गई और फाइनल v हो गई। अगर v ग्रेटर है u से तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और अगर v स्मॉलर है u से तो इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी मीन्स m इंटू a। ठीक है, एक्सेलरेशन जो एक बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के मास के। तो हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, a इज इक्वल टू एफ बाय एम। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इस क्वेश्चन का बी पार्ट है, A 1000 kg vehicles moving with a speed of 20 meter per second is brought to rest in a distance of 50 meter in a distance of 50 meters। हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन और अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल्स। ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। देखिए सबसे पहले फोकस कीजिए क्या क्या है। मास दे रखा है व्हीकल का 1000 kg और उसकी स्पीड है u 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट। उसे रेस्ट पर लाना है, यानी कि फाइनल अचीव करनी है हमें 0 इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, और डिस्टेंस कवर्ड किया 50 मीटर। फाइंड एक्सेलरेशन। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो आप देखिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम इसमें। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों ये क्यों यूज़ करें, क्योंकि देखिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है, बाकी v u और s है और a हमें फाइंड करना है। इसलिए ये वाली क्वेश्चन जो थी इसमें टाइम का यूज़ नहीं होता, इसलिए हमने ये क्वेश्चन चूज़ करी। v 0, u है 20 का स्क्वायर प्लस 2, a हमें फाइंड करना है, और s डिस्टेंस दे रखा है 50 मीटर। तो 0 इज इक्वल टू 400 20 का स्क्वायर प्लस 100 a। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को यहाँ ले आओ, LHS RHS दोनों को ट्रांसपोज कर दो। 100 a प्लस 400 इज इक्वल टू 0, 100 a इज इक्वल टू माइनस 400 और a इज इक्वल टू माइनस 400 अपॉन 100 मीन्स माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि v यहाँ पर छोटा है u से, एक्सेलरेशन इसलिए हमारा नेगेटिव आया है। अब सेकेंड हमें निकालना है कैलकुलेट द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल्स, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास दिया है हमें 1000 kg, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया -4, तो फोर्स आ गई -4000 न्यूटन। 37th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। आप लोगों ने देखा होगा एक क्रिकेट प्लेयर जो होता है जब वो क्रिकेट बॉल को कैच करता है, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाता है। तो हमें एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों करता है। देखिए, अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज़ ए लार्ज मोमेंटम। फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल जो होती है उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मास तो बॉल का कम है, मास तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ
मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने से मोमेंटम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन स्टॉपिंग दिस बॉल, अब इस बॉल को रोकने के लिए इट्स मोमेंटम हैज़ रिड्यूस टू बी जीरो, तो उसका मोमेंटम हमें जीरो करना होगा। जब हम बॉल को स्टॉप करेंगे तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हेन ए क्रिकेट प्लेयर मूव्स बैक हिज हैंड ऑन कैचिंग द फास्ट बॉल, अब जब एक क्रिकेट प्लेयर अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है फास्ट बॉल को रोकने के लिए, देन द टाइम टेकन टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ बॉल टू जीरो इज इंक्रीज, तो जो टाइम है उस बॉल के मोमेंटम को जीरो करने के लिए जो टाइम है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ड्यू टू मोर टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉल, अब टाइम टेकन बढ़ने से जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल इज डिक्रीज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड हेंस ए स्मॉल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर, अब फोर्स क्या होती है, फोर्स इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा तो फोर्स भी कम हो जाएगी, जब फोर्स कम हो जाएगी तो हैंड्स जो है प्लेयर्स के वो हर्ट नहीं होंगे। ठीक है, देखिए फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज ऑफ मोमेंटम। एम कॉमन ले लो, v माइनस यू अपॉन टी। देखिए जब टाइम बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम हो जाएगा जब टाइम को हम बढ़ाएंगे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो जब ये कम होगा तो फोर्स जो लगेगी वो भी कम लगेगी, जब फोर्स कम लगेगी तो जो हैंड्स हैं वो भी हर्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसका बी पार्ट देखिए, अ 150 ग्राम बॉल ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक द पाम ऑफ अ प्लेयर हैंड इज स्टॉप इन 0.05 सेकेंड, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड। बॉल का मास गिवन है 150 ग्राम, ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक द पाम ऑफ द प्लेयर हैंड इज स्टॉप, प्लेयर्स हैंड के पाम से टकराकर वो स्टॉप हो गई तो फाइनल क्या हो गई, जीरो हो गई। कितने टाइम में, 0.05। ठीक है, हमें फाइंड करनी है फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, तो फोर्स जो बॉल ने कितनी फोर्स लगाई हैंड्स पर, प्लेयर के हैंड पर, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें मास तो गिवन है, बॉल का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इस चीज़ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है फॉर्मूला। v है 0, u है 30 और t है 0.05, तो ये हो गया -30 अपॉन 0.05। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे और नीचे का डेसिमल हट जाएगा। 5 6 जा 30, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया -600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में क्यों आया, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल से, v इज लेस देन u। अब हमें फोर्स फाइंड करनी है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास, मास को हम ग्राम से केजी में चेंज कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 1000 करके। एक्सेलरेशन -600, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो फोर्स आ गई 15 6 है 90 -90 न्यूटन, यानी कि आप सिर्फ 90 न्यूटन भी लिख सकते हैं। 38th क्वेश्चन, स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड गिव 2 एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, तो सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर इक्वल अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, या आप कह सकते हैं एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी, जो फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पर फोर्स लगाती है उसको हम कहते हैं एक्शन, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इज नोन एज रिएक्शन, और जो फोर्स सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर लगाती है उसे हम कहते हैं रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन ये दोनों क्या हैं, फोर्सेस हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड, जब हम ग्राउंड पर चलते हैं, देन आवर फुट पुशेज द ग्राउंड बैकवर्ड एंड इन रिटर्न द ग्राउंड पुशेज आवर फुट फॉरवर्ड। तो देखिए
जब हम ग्राउंड पर चलते हैं तो हम अपने फुट से ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं, ये हो गई एक्शन फोर्स। और इसका रिटर्न क्या होता है कि ग्राउंड जो होता है हमारे फुट को फॉरवर्ड पुश करता है, ये हो गया रिएक्शन फोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ स्विमर ऑलवेज अप्लाई सम फोर्स विद हिज हैंड टू पुश वाटर बैकवर्ड कंटिन्यूसली। एक स्विमर जो होता है वो कंटिन्यूसली पानी को पीछे की तरफ, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करता रहता है, फोर्स लगाता रहता है। एंड स्विमर मूव्स फॉरवर्ड, और सेम फोर्स जो है वाटर जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्विमर पे लगाता है, जिससे कि स्विमर जो है फॉरवर्ड मूव करता है। बी पार्ट है, एक्सप्लेन वाई व्हेन ए फायरमैन डायरेक्ट्स ए पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑन ए फायर फ्रॉम ए होस पाइप, द होस पाइप टेंड टू गो बैकवर्ड। आपने देखा होगा जब फायरमैन होता है, जब वो होस पाइप से फायर पे पानी, स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी की धार जो छोड़ता है, तो होस पाइप जो है वो पीछे की तरफ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, व्हेन ए फायरमैन डायरेक्ट ए पावरफुल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर ऑन फायर, द होस पाइप टेंड टू गो बैकवर्ड ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वाटर। ये किसके कारण होती है? जो वाटर आगे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ग्रेट स्पीड, तेज स्पीड के साथ आगे की तरफ जाता है, वो रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है पाइप पर, जिसके कारण पाइप जो है पीछे की तरफ मूव करता है। ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वाटर रशिंग थ्रू इट, किस में से निकल रहा है? उस पाइप में से, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की ओर, एट अ ग्रेट स्पीड, बहुत तेज स्पीड से। जो पानी पाइप में से आगे की ओर ग्रेट स्पीड से निकल रहा है, वो पानी पाइप पर सेम फोर्स एक्सर्ट करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए पाइप जो है वो बैकवर्ड जाता है। 39th क्वेश्चन, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, इसको मैंने वैसे तो एक अलग टॉपिक में भी एक्सप्लेन कर रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। अब यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मैं इसका आंसर लिख रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, जब दो बॉडी एक दूसरे पर एक्ट करती हैं, देन देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, तो उनका जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग। पर एक एजम्पशन है कि कोई और एक्सटर्नल फोर्स वहां पर एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। इट मीन्स दैट वेन एवर वन बॉडी गेन्स मोमेंटम, देन सम अदर बॉडी मस्ट लूज एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब यह है कि जब एक बॉडी मोमेंटम गेन करती है तो कोई अदर बॉडी जो है सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम लूज करती है। तो ओवरऑल इसका ये भी है कि मोमेंटम इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अ रॉकेट टेकिंग ऑफ फ्रॉम ग्राउंड, जो रॉकेट ग्राउंड से टेक ऑफ करता है उसको, उसमें हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करना है। देखिए, द केमिकल इनसाइड द रॉकेट बर्न, जो केमिकल्स होते हैं रॉकेट्स के अंदर वो बर्न होते हैं, एंड प्रोड्यूस हाई वेलोसिटी ब्लास्ट ऑफ हॉट गैस, और हॉट गैसेस का ब्लास्ट करते हैं हाई वेलोसिटी, ठीक है। दीज गैसेस पास आउट थ्रू द टेल नोजल ऑफ द रॉकेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ ट्रिमेंडस वेलोसिटी। अब ये गैसेस जो हैं वो टेल से, रॉकेट के टेल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ निकलती हैं। एंड द रॉकेट मूव्स अप टू बैलेंस द मोमेंटम ऑफ द गैसेस, और जो रॉकेट है वो गैसेस का जो मोमेंटम है उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब देखिए, ऑल्थो द मास ऑफ द गैसेस इमिटेड इज कंपेरेटिवली स्मॉल, जो गैसेस जो निकल रही है उसका मास तो कम होता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ओवरऑल मोमेंटम जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जो गैसेस है उनका मास कम होता है, लेकिन ओवरऑल उनकी वेलोसिटी इतनी हाई होती है कि लार्ज मोमेंटम जो है वो प्रोड्यूस होता है, और इक्वल मोमेंटम इज इम्पार्टेड टू द रॉकेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और सेम, ठीक है, ये जो मोमेंटम जो गैसेस का है वो मोमेंटम जो है किस पे लगता है? रॉकेट पे लगता है, ठीक है। पर किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए इतना ज़्यादा मोमेंटम जब लगता है रॉकेट पर, तो रॉकेट का मास ज़्यादा होने के बावजूद भी रॉकेट जो है हाई वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। फ्लाइंग ऑफ अ जेट एरोप्लेन, सेम चीज़ इसमें भी यही है। इन जेट एरोप्लेन्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल इज अलाउड टू एस्केप थ्रू अ जेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए, एरोप्लेन में, जेट एरोप्लेन में भी जब फ्यूल जो है बर्न होती हैं तो बहुत सारी गैसेस, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो निकलती है बैकवर्ड डायरेक्शन से, ठीक है। ड्यू टू वेरी हाई स्पीड और वेलोसिटी द बैकवर्ड रशिंग गैसेस हैव ए लार्ज मोमेंटम।
अब जो गैसेस है उनकी हाई स्पीड या वेलोसिटी के कारण उनका जो मोमेंटम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. दे इम्पार्ट एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम टू द जेट एरोप्लेन. अब ये भी इक्वल और अपोजिट मोमेंटम जो है जेट एरोप्लेन पर एग्जर्ट करती हैं, ड्यू टू विच जिसके कारण एरोप्लेन जो है ग्रेट स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव करता है. अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो गैस पीछे से जाएंगे और जो एरोप्लेन है वो आगे की तरफ मूव करेगा. क्वेश्चन 40. If a balloon filled with air and its mouth untied is released with its mouth in the downward direction, it moves upward by. एक बैलून है जो जिसमें हवा भरी हुई है और उसका माउथ अगर हम अनटाइड करें, खोलें और उसको रिलीज करें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ. ठीक है, ये बैलून है ना, इसको ऐसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी हवा को इस बैलून को अनटाइड कर दें. ठीक है, तो इट मूव्स अपवर्ड. तो बैलून अपवर्ड मूव करता है. ऐसा क्यों होता है? If a balloon filled with air and its mouth untied is released with its mouth in the downward direction. इसको रिलीज करना है हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माउथ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में करके फिर रिलीज करेंगे. द बैलून मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज द एयर प्रेजेंट इन द बैलून रश आउट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. जो एयर है वो कहाँ से निकलेगी? नीचे की तरफ निकलेगी. द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ डाउनवर्ड गोइंग एयर पुशेज द बैलून अपवर्ड. अब जो ये नीचे की तरफ जो गैसेस निकल रही है, एयर निकलेगी, वो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाएगी बैलून पर, जिससे बैलून अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. इसका सेकंड पार्ट है, एन अनलोडेड ट्रक जिसमें कोई लोड नहीं है, वेटिंग 2000 kg हैज अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन व्हेन इट इज कैरिंग अ लोड ऑफ 2000 kg. देखिए, फर्स्ट केस में मास कितना है? 2000 kg और उसका एक्सेलरेशन कितना दिया है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन. 2000 मल्टीप्लाई 0.5 10,000, एक डिजिट बाद डेसिमल लगा दो तो यानी कि 1000 न्यूटन. ठीक है, तो फोर्स कितनी लग रही है? 1000 न्यूटन. अब देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन व्हेन इट इज कैरिंग अ लोड ऑफ 2000 kg. अब मास कितना हो जाएगा? 2000 kg तो ट्रक का था, अनलोडेड था जब ट्रक, और उसमें लोड कर दिया 2000 और, तो 2000 प्लस 2000 हो गया मास ऑफ द ट्रक और 2000 हो गया उसमें लोड, तो टोटल मास हो गया अब 4000 kg. फोर्स कितनी निकाली थी हमने? 1000 न्यूटन. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास. तो फोर्स हो गया 1000 और मास हो गया 4000. तो 1/4 इज 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं. देखिए, जब मास 4000 kg था तो एक्सेलरेशन था 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब मास 4000 हो गया, 2000 में 2000 और ऐड कर दिया तो 4000 हो गया, यानी कि मास डबल हो गया ना. जब मास डबल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. ठीक है, मास और एक्सेलरेशन जो होते हैं इन दोनों का क्या होता है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो जब हमने मास को डबल करा यानी कि 4000 हो गया, तो एक्सेलरेशन पहले जितना भी था 0.5 उसका हाफ हो जाएगा. 0.5 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे या फिर आप पूरा फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है. मास है 2000 kg, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैंने पहले फोर्स निकाल ली 1000 न्यूटन. अब मास हो गया 4000 kg, फोर्स हमें पता है 1000 न्यूटन. अब एक्सेलरेशन में क्या चेंज आएगा वो हमने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m, तो ये फॉर्मूला लगा के हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया.